बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि बिजनेस एथिक्स क्या है, और इसमें हमने ये पढ़ा था कि इसमें कल्चर का क्या रोल है। फिर उसके मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स थे हमने ये पढ़ा था कि बिजनेस एथिक्स में इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स का पर्सपेक्टिव क्या है, और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन से वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और क्यों फॉलो करते हैं। उसमें से कुछ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का हमने डिस्कशन किया था, जिसमें से कुछ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन थे, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि यूरोपियन यूनियन क्या है, नाफ्ता क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसी तरह यूरोपियन यूनियन क्या है। फिर उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि उसमें शेंजन जोन कौन से हैं। शेंजन जोन से क्या मुराद है कि वो स्टेट जो फ्री मूवमेंट करते हैं, लेबर लेबर मतलब लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जो है फ्री मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो आज हम ये कुछ पढ़ेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी इदारे में या किसी भी जगह पर बिजनेस एथिक्स के फायदे क्या हैं, ठीक है। तो अगर आप देखा जाए, अगर हम रिसर्च को भी मद्देनजर देख के वो देख लें, तो हमें ये पता चल चुका है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तब उसको फायदा होता है। अगर वो अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी देख ले, अपनी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को भी देख ले और कैसे उसको बिजनेस के साथ लिंक किया जाए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ लिंक किया जाए, तो उससे उसको फायदा हो जाता है, ठीक है। तो जी, आपको सुनाई दे रहा है ये आप? जी सर। ठीक है, अभी आवाज भी सही है ना मेरे ख्याल में? जी सर, अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ देखते हैं कि हमारे पास रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इथिक्स क्या है जब आप उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाए, ठीक है। तो जब भी हम इथिकल कल्चर की बात करते हैं, अच्छा ये लोग मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कल्चर क्या होता है। मैंने आप लोगों के साथ लास्ट जो सेमेस्टर था उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ व्हिच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द वे ऑफ लाइफ? मतलब लोगों का रहन सहन, कस्टम, ट्रेडिशन और जो भी है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रहा है, सो दैट बिकम्स कल्चर। फिर अगर आप इंटरनेशनल कल्चर की बात करते हैं तो जितने भी आपका ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, कि आपकी मोमेंट ऑफ प्रोडक्शन या आपके जो है मोमेंट ऑफ आप कल्चर भी कह सकते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो उसका कल्चर अपनाते हो। तो इंटरनेशनल कल्चर का भी आपके ऑर्गेनाइजेशन पे या आपके सोसाइटी पे ज़्यादा इन्हिसार है। वो क्यों है? क्योंकि अभी जो 21st सेंचुरी है, अगर आप उसको देख लें मद्देनजर, तो आपको ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि जितने भी आप नई चीज़ों को देखते हैं तो आप इंटरनेशनल कल्चर को ही देखते, वो अपनाते हैं। अगर आप आईफ़ोन की मिसाल है, तो आईफ़ोन तो कोई वो नहीं है कि अगर आप देख लें, लेकिन वो लोगों को ज़्यादा पसंद है और वो थोड़ा-सा अच्छा फ़ोन है। लोग उसको, अगर आप उसके कंपैरिज़न में और चीज़ें देख लें, तो आपके जो वांट्स एंड डिमांड्स है वो भी उससे भी फुलफिल हो जाते हैं। व्हेयरएज़ लेकिन आप उसको देखते हैं कि यार वो लोगों ने ज़्यादा उसको पसंद किया है, तो हम उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह अगर आप एथिक्स की बात करते हैं तो एम्प्लॉयी का कमिटमेंट एंड ट्रस्ट होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयी कमिटमेंट एंड ट्रस्ट? क्योंकि जो आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, अगर वो सही तरीके से वो करते हैं, तो वो उसका कमिटमेंट और ट्रस्ट बन जाता है ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ। उसको आप सही तरीके से बेनिफिट्स भी देते हो, ठीक है? ठीक है? तो आते हैं थोड़ा-सा फिर उसकी ट्रस्ट की तरफ। ट्रस्ट कैसे बढ़ता है? ये शायद नहीं बढ़ता। अच्छा, ट्रस्ट कैसे बढ़ता है? अगर आप उसको अच्छे तरीके से आप मुआवज़ा देते हैं, मतलब रेम्युनरेशन, सैलरीज़ में इज़ाफ़ा देते हैं, तो आपका ट्रस्ट बढ़ता है। ठीक है, अब आप आते हैं इन्वेस्टर लॉयल्टी एंड ट्रस्ट की तरफ। जब उसमें आप एथिक्स की बात करते हैं, तो इन्वेस्टर को हम नॉर्मली क्या देते हैं? जी, मुझे आप बताइए जी। इन्वेस्टर को आप क्या देते हैं नॉर्मली? अब कंपनी में एक बंदा इन्वेस्टर है, उसको आप क्या देते हैं? सर जी, मतलब जिसका शेयर होता है ना, शेयर होल्डर। बिल्कुल, उसको आप क्या देते हैं? सर मतलब किस तरह, सर समझा नहीं मैं। देख, मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर एक इन्वेस्टर है, एक इन्वेस्टर आपके साथ कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो जी सर। उसको आप क्या देते हैं? प्रॉफ़िट देते हैं ना, उस प्रॉफ़िट को क्या कहते प्रॉफिट हैं? प्रॉफिट प्रॉफिट उसके प्रॉफ़िट को बदले में क्या देते प्रॉफिट हैं? देते हैं।
उस प्रॉफिट को कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं? जी। ये तो पता नहीं सर। अच्छा, मेरे उसको ख्याल अगर से आप फाइनेंशियल टर्म्स में देखें या फाइनेंस के हवाले से देखें, उसको डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड 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 कहते डिविडेंड हैं। और वो डिविडेंड क्यों लोग उसको वो करते हैं, इसमें मैंने आप लोग को ये भी डिस्कस किया था कि इसमें 2 टाइप्स ऑफ डिविडेंड होते हैं। एक होता है स्टॉक जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं ना, जिसको आप डिविडेंड देते हैं। एक को आप फिक्स डिविडेंड देते हैं, एक को जो है आप फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ तरीके से आप दे देंगे। अगर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज़्यादा देते हैं, अगर कम हुआ तो कम देते हैं। उसमें वो कॉमन कॉमन शेयर होल्डर जो होते हैं, वो आपका जितना प्रॉफिट आता है वो तकसीम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप फिक्स डिविडेंड की बात करते हैं, वो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को मिल जाते हैं। वो एक किस्म के आपके जो है कर्जदार होते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको? अब आते हैं थोड़ा सा कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ट्रस्ट की बात करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ता है? कोई अंदाजा है जी? अबू ज़र आप बताएं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? जी। सर क्वालिटी अच्छी हो जाए। वेरी गुड। और सर उसके प्राइसेस अगर थोड़े कम हो जाए तो कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी गुड। असल में अगर आप किसी बंदे को ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो खामख़ा अपनी प्राइस रेंज को जो है थोड़ा-सा कम कर देते हैं, और आप अपने हाँ कॉम्पिटिटर को मुकाबला तब कर सकते हैं जब आप उसको उसके मद्देनज़र रखते हुए आप अपना प्राइस जो है कम कर लें और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लें। व्हेयरएज़ जब आप उसमें वैल्यू एडेड सर्विस भी दे दें, कभी-कभी आप लोग ज़ोंग इस्तेमाल करते हैं, कभी यूफ़ोन, तो उसमें आपको कहते हैं कि हमारा वैल्यू एडेड सर्विस है। क्यों है? वो आपको कहते हैं कि हम आपको ज़्यादा दे रहे हैं, आप जो जो हमारे साथ वो पैसे आप वो इन्वेस्ट करें, उसके मुकाबले में आपको ज़्यादा अच्छा सर्विस दे रहे हैं। तो ये इसी तरह ऑर्गेनाइज़ेशन किसी भी तरह अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को अच्छा बनाने के लिए सब चीज़ों को देखते हैं। अगर वो एम्प्लॉयी कमिटमेंट है, अगर वो इन्वेस्टर्स लॉयल्टी है या ट्रस्ट है, या कस्टमर की सैटिस्फैक्शन एंड ट्रस्ट है, ये सारा के सारा जो है एथिकल कल्चर में आता है। क्या? एथिकल कल्चर में आता है। कल्चर। और उससे फिर हमें क्या फ़ायदा होता है? प्रॉफ़िट आ जाता है। वही प्रॉफ़िट जो है फिर हम तक़सीम करते हैं एम्प्लॉइज़ पे भी, और फिर हमारा जो कंपनी के जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, उसी पे जो है हम वो कंट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है? अगर आप रिवार्ड की बात कर लें, तो जब भी आप एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे की देखते हैं या बिज़नेस में उसकी जितने भी एफिशिएंसी और डेली ऑपरेशंस हैं, तो उस हिसाब से आप उसको रिवॉर्ड देते हैं ना। एक बंदा अच्छा परफॉर्म करता है तो वो अपने कमिटमेंट की वजह से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक बंदा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसकी ट्रस्ट की वजह से वो उसके साथ सिंसियर है, लॉयल है, तब जो है उसका रिवॉर्ड वो पे स्ट्रक्चर उसी तरह बन जाता है। ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा, अब ये देखते हैं कि हमारे एथिक्स कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं एम्प्लॉय कमिटमेंट में। ठीक है। तो अगर आप देख लें, तो अगर फ्यूचर को आप देख लें ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें आप पर्सनल सेक्रीफाइस किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे की देख लें, तो वो एक बंदे की हम जब आप टेक केयर करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो खामखा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी हो, उसकी कमिटमेंट अच्छी हो, वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तब उसको आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। वेयर जब एक बंदा जो है वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा, तो उसको आप सही तरीके से खामखा नहीं करेंगे, जिस तरह आप एक बंदे को उसके मुकाबले में जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आप ज्यादा कर रहे हो। ठीक है। अगर आप उसमें देख लें, तो जितने भी हमारे सोशल प्रोग्राम्स हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल प्रोग्राम्स, जो आप कल्चर रेंज में देखते हो, फैमिली प्रोग्राम्स को देख ले, या आप स्टॉक ऑनरशिप की बात करते हो, कभी कभी इस तरह भी होता है ना कि एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको आपके क्या करोगे कि यार अपनी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा हिस्सा दे देते हैं, यार आपको हम 5% मालिक बनाते हैं, क्योंकि आपने अच्छा परफॉर्म किया, तो आपको हम 2%, 1%, 0.5 जितना भी है, आप उसको 1%, 2%, 3%, 5% आप मालिक बना देते हैं, क्योंकि उसने अच्छा परफॉर्म किया। वो आपको एक किस्म का कॉर्पोरेट की तरफ से जो है, कंपनी की तरफ से आपको एक शेयर मिल जाता है, फ्री शेयर। लेकिन आप उसी तरह उतना ही हकदार हो जितना और कॉमन शेयर होल्डर्स होते हैं, उसी तरह आप, क्योंकि आपने अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है। ये कंपनी की तरफ से एक पॉलिसी बन जाती है, जिसमें एक बंदे को जो है वो मतलब सर ऐसा हो जाता है। हाँ, हो जाता है, क्योंकि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, कभी कभी वो स्टूडेंट्स को दे देते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स को नहीं, एम्प्लॉयज को दे देते हैं। हाँ जी, सब करो। ठीक है ना।
नो, उसमें जो है आपको उसके साथ जो मैंने डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन जहाँ कहाँ पर था मैं, थोड़ा-सा ये टीचर के साथ में लग गया। जी, बताइए कहाँ पर था? सर मतलब मल्टीनेशनल कंपनी जो एम्प्लॉय को वो देते वेरी हैं गुड। मतलब शेयर। एम्प्लॉइज़ को जो शेयर देते हैं ना, वो असल में इसी तरह होते हैं कि ऑर्गेनाइज़ेशन में एक बंदा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, उसका जो है कमिटमेंट है ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ, वो जो है लॉयल है और वो किसी भी तरह ऑर्गेनाइज़ेशन को आगे ले जाने की कोशिश करता है। तो फिर वो क्या करते हैं कंपनीज़ वाले जो जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ वाले होते हैं, वो किसी तरह उसको ओनरशिप देता है किस्म का कि आप 5%, 3%, 2%, 1% जितना भी हो, आप इसके मालिक बनिए। तो ये किस्म का जो है एक रिवॉर्ड मिल जाता है एम्प्लॉयी को, उसके अच्छे काम करने का या उसको अच्छा परफ़ॉर्म करने का जो है एक रिवॉर्ड मिल जाता है, ठीक है? तो ये होता है, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ होते हैं वो किसी तरह अपने एम्प्लॉइज़ को जो है सफ़र नहीं करते, वो किसी तरह उसको ज़्यादा एनकरेज करता है किसी भी तरह, किसी भी तरीके से, किसी तरह शेयर्स देना कॉर्पोरेट की तरफ से, ठीक है? तो ये था कुछ ना कुछ जो है एम्प्लॉयी के कमिटमेंट के बारे में। फिर इसमें एक और चीज़ भी है जो वो ज़्यादा हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं एम्प्लॉयी रिलीफ़। एम्प्लॉयी रिलीफ़ इन द फॉर्म ऑफ अगर आप देख लें तो एम्प्लॉयी का रिलीफ़ इस तरह भी होता है कि आप छुट्टियाँ दे दें, उसको आप ज़्यादा मुआवज़ा दे दें या कभी-कभी आप होता है कि यार कभी-कभी बोनस सर रिवॉर्ड यहाँ मिल पर जाता है। स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा है एम्प्लॉय रिलीफ, या वैसे ही इसके दरमियान में है? ये इसके दरमियान में है, असल में ये अच्छा स्लाइड ठीक है मैं सर। सबको ज़्यादा डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉयी रिलीव या डिज़ास्टर रिलीफ यहाँ पर होगा। कभी-कभी वो वाक़या हो जाता है। ये डिज़ास्टर ये देखिए यहाँ पर रिलीफ भी है। जी सर कभी-कभी वो बिल्कुल वाक़या देख। हो जाता है, कोई भी मसला आ जाता है, ठीक है? तो वो आप उसी तरह आप देख सकते हैं, उसको कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ एम्प्लॉयी की कमिटमेंट होती है ऑर्गेनाइज़ेशन में उसकी एथिक्स की जो है, जो आप इसको ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? अब थोड़ा-सा आगे जाते हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो जाता है किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में? कैसे बिल्ड हो जाता है? आप लोगों ने अभी तो मैंने जितना डिस्कस किया, थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाता है किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में? जी। अब उज़र आप भी अपना एक स्टेटमेंट बताइए और आप जी सर। क्या है? आप भी बताइए, जी। सर अगर दो लोग एक दूसरे पर रिलाई करते हो ठीक है। तो ऐसे ट्रस्ट बिल्ड होता है। रिलाई कैसे करते हैं? मुझे ये बताइए। देख रिलाई अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप ट्रस्ट की बात करते हो तो आपका एक इन्फ्लुएंशियल लेवल और ट्रस्ट इसलिए बिल्ड होता है जब आप ऑर्गेनाइजेशन में यकजा काम करते हैं। अब रिलाई नहीं होता ना, अब एक बंदे पे अगर आप रिलाई करते हैं तो फिर आपका जी काम नहीं होगा। आप कहते हो कि यार मेरा काम ये बंदा करेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, आप वर्क टुगेदर की बात कर सकते हो कि हाँ, हम मतलब वर्क टुगेदर मतलब जो काम आप यकजा करते हो कि यार हमारा एक कॉमन जी ट्रस्ट हो, सर। हमारा विज़न ऑफ ट्रस्ट हो, ठीक है? हमारा जो है हायर लेवल ऑफ ट्रस्ट हो, वो कैसे बिल्ड होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स में या डिपार्टमेंट्स में। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब भी आप रिलेशनशिप की बात करते हो तो वो ट्रस्ट की वजह से बन जाता है। मतलब आप एक मैनेजर को आप क्यों पसंद करेंगे? आप अपने एम्प्लॉयी को क्यों पसंद कर रहे हैं? वो उसकी लॉयल्टी की वजह से, उसकी ट्रस्ट की वजह से। अगर उसका वो ट्रस्टवर्थी नहीं है, एक बंदा ट्रस्टवर्थी नहीं है, तो आप आया उसको पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल हरगिज़ नहीं। नहीं सर बिल्कुल। ठीक है ना? तो ट्रस्टिंग रिलेशनशिप का मतलब ये है कि किसी भी तरह अपर मैनेजमेंट और मैनेजर्स का जो है सबॉर्डिनेट के साथ एक ग्रेट डिसीजन मेकिंग में उसकी एफिशिएंसी को देखना। अगर आप देख लें तो जितने भी हमारे सर्वे हुए हैं, उसमें आप हॉनेस्टी को कैसे देखते हैं, रिस्पेक्ट को कैसे देखते हैं जब उसका रिलेशनशिप अच्छा हो अपने मैनेजर के साथ। मतलब उसका मिसकंडक्ट ना हो, बहुत कम हो, मिसकंडक्ट बहुत कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसकंडक्ट का क्या मुराद है कि गुस्सा ज़्यादा नहीं करता है बंदा ऑर्गेनाइज़ेशन में। अगर आप देख लें जितने भी बैंकिंग सेक्टर में हैं लोग, कितने प्रेशराइज़ होते हैं लोग, फिर भी वो कोशिश करते हैं कि यार मिसकंडक्ट वहाँ पर ना हो। क्यों? क्योंकि बिल्कुल फिर उसका जो है मोरल्स और उसका जो है फिर ऑर्गेनाइज़ेशन में वो जितना भी एथिकल स्टैंडर्ड होता है, वो खराब हो जाता है। तो वो क्या सर करते हैं मतलब कुछ गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर कस्टमर के वही साथ रखते भी, हैं ना। एम्प्लॉइज़ के साथ भी। एम्प्लॉयज। बिल्कुल, एम्प्लॉइज़ अगर एक अच्छा एम्प्लॉयी कभी-कभी आप लोगों को मैंने डिस्कस भी किया था लास्ट सेमेस्टर में कि कभी-कभी जब आप यूफ़ोन जाएँ या आप बैंक जाएँ, तो वहाँ पर एक बंदे का एक तस्वीर लगा होता है जिसको कहते हैं वॉल ऑफ फेम। व्हाट डू यू मीन बाय वॉल ऑफ फेम? क्योंकि उस बंदे ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है। उस बंदे ने उस ऑर्गनाइज़ेशन में अच्छा परफ़ॉर्म किया है, उसने अच्छा एक रिलेशनशिप बनाया है, एक ट्रस्टवर्थी बंदा था और ये इसी वजह से उसको एक वॉल ऑफ फेम बना दिया। या एम्प्लॉयी ऑफ द ईयर, कभी-कभी होता है ना कि एम्प्लॉयी ऑफ द ईयर, एक दीवार पे जी चढ़ाया सर। जाता है कि यार ये बंदा जो है एम्प्लॉयी ऑफ द ईयर है।
for the year 2019, 20 या 21? जी सर बिल्कुल, अभी मेरे कजन को मिला है ना वो दुबई में, मतलब जो वेरी अच्छा गुड, परफॉर्मेंस देता है कंपनी में। वेरी गुड, वेरी गुड, यही बात है, ठीक है। तो वो एक ट्रस्ट की वजह से बन जाता है, उसका एक रिलेशनशिप बन जाता है, तो इसी वजह से उसका एक वॉल ऑफ फेम बन जाता है, ठीक है। आपको समझ तो आ रहा है ना, तो मैं आपके साथ डिस्कस बिल्कुल कर रहा सर। हूँ, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा कि एथिक्स कैसे कंट्रीब्यूट करता है इन्वेस्टर लॉयल्टी की तरफ, ठीक है ना। वो कैसे रिजल्ट करता है, कैसे आपको बताता है कि यार हम अपनी जो है सोशल काजेस को भी देख लें और अपने कंसर्न्स को भी देख लें, और कैसे वो कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप देख लें तो इथिकल कंडक्ट में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स लॉयल्टी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी तरह वो आपकी सोशल काजेस या कंसर्न को भी बढ़ाता है, सपोर्ट करता है। वो कैसे सपोर्ट करता है, मैं आपको कहता हूँ कि यार हमारी इदारा जो है, कभी कभी ये होता है ना कि इदारे का जो है वो प्रॉफिट भी कम होता है, लेकिन उसका रवैया बहुत अच्छा होता है। लेकिन इन्वेस्टर फिर भी कहते हैं कि यार अगर वो क्या कहते हैं ना कि डिविडेंड कम भी आ रहा है लेकिन इस पे मेरा इतबार है। वो इतबार क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि यार ये धोखेबाज नहीं है, ये नहीं है, तो वो एथिक्स कंट्रीब्यूट करता है। उसका ऑर्गेनाइजेशन का रवैया जो है उस इन्वेस्टर की लॉयल्टी पे ज्यादा इन्हिसार होता है। फिर वो क्या करता है, एक म्यूचुअल फंड्स, जिस तरह हम कहते हैं कि यार हमारी म्यूचुअल फंड्स या मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, जब आप परचेज करते हैं स्टॉक को, तो इथिकल कंपनीज का जो है बहुत ज्यादा इन्हिसार इस पे होता है। और ये कैसे बिल्ड होता है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम होता है, पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, जब आपका एक इथिकल स्टैंडर्ड बन जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर लोग जो है वहां पर खुद ब खुद जो है इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप, मैं आपको कह दूं कि मेरा एक कंपनी है एबीसी कंपनी प्लान के, और उसका तकरीबन 3-4 महीने हुए, तो लोग उसमें बिल्कुल कम इन्वेस्ट करेंगे। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि अभी तक उसका जो है एक मोरल नहीं बना, उसका एक स्टैंडर्ड नहीं बना, क्योंकि लोग उसको ज्यादा देखा भी नहीं है। मेरे मेरे पास जो है वो अपने स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में, फॉर एग्जांपल लेट्स से वो इन्वेस्ट करेंगे, या जो है मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप उसके बिहाफ पे या इसके कंपैरिजन में नेस्ले कंपनी को उठाएं, तो आया आप नेस्ले कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? जी, इसका जवाब चाहिए जी जी। सर। यस सर। जी सर वजह क्या बिल्कुल। है, वजह क्या है जी, एक एक बताइए जी। सर क्योंकि वो बहुत वो एक मल्टीनेशनल कंपनी पॉपुलर है सर। कंपनी है, बहुत अरसे से। वेरी गुड। और वजह आपको पता है क्योंकि उसके रिपोर्ट्स पड़े हुए हैं, उसके जो है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन लोगों के पास है, और आने वाले 10 साल की, 5 साल की, और जो भी है उसके पास एक बड़ा प्लान भी होता है जिसको हम कहते हैं भाग्स। यू कैन हैव द क्लियर एडिशियस गोल्स, उसका पता है कि यार आने वाले 20 सालों में हम क्या करेंगे, 10 साल में क्या करेंगे। तो ये क्या है कि यार हम उसमें भी कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि कैसे जो है एक बंदा जो है अपनी इन्वेस्टर लॉयल्टी बढ़ाता है। तो जितने भी हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज है वो इसी तरह जो है इन्वेस्टर की लॉयल्टीज को बढ़ाते हैं कि यार वो हमने हमारे साथ जो है ज्यादा इन्वेस्ट कर सके। तो कुछ एग्जांपल्स आपके पास है कि कंपनी जो है वो ड्रामेटिक डिक्लाइंस क्यों होता है कि उसमें स्टॉक जो है ज्यादा इन्वेस्टर डाइवर्सिटी हो जाते हैं ना। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल खत्म कर देते हैं एक चीज को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं किसी भी तरह कि यार इन्वेस्टर का बिहेवियर भी देख लें। थोड़ा सा वेट करिए जी, ये टीचर आई थी। अच्छा, वापस आते हैं। कहाँ पर था मैं, मुझे ये वापस बताइए थोड़ा सा, ये मैं। सर डाइवर्सर। अच्छा, डाइवर्सिटी का क्या, मैंने आपको बताया जी कि कुछ कंपनीज जो है वो फिर आप बिल्कुल खत्म कर देते हैं। वजह क्या है कि आप वहां पर जो आपका स्टॉक जो है या आपका एथिकल मोरालिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। इन्वेस्टर लॉयल्टी को आप बढ़ाने के लिए किसी भी तरह उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। अब आप फाइनेंशियल टर्म्स या फाइनेंशियल रिटर्न जो है या इंटीग्रिटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कैसे बढ़ाते हैं कि एम्प्लॉयज को देख के ही आप उसको मतलब नजर रख के आप उसमें जो है अपनी चीजों को डालते हैं। वो कैसे कि आप जब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज देखते हो कि स्टॉक की प्रीमियम वैल्यू हमने बढ़ानी है,
तो वो कैसे बढ़ती हैं? वो आप इन्वेस्टर्स को उठा के ही बढ़ते हैं ना। जब इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, तो उसमें जो है आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ऑफ़र करेंगे ना, ठीक है? तो ये बिल्कुल कुछ चीज़ें हैं, जो आप उसको देख के जो है द करते हैं, ठीक है? अच्छा, वापस आते हैं थोड़ा-सा, ये एथिक्स कैसे कंट्रीब्यूट करता है कस्टमर सैटिस्फैक्शन में, थोड़ा-सा ये देखते हैं, ठीक है? अगर आप कस्टमर सैटिस्फैक्शन को उठाएँ, कस्टमर सैटिस्फैक्शन को, तो ज़्यादातर वो इसीलिए सैटिस्फाई होती है, ऑर्गेनाइज़ेशन की पॉलिसी इस तरह होती है कि वो कंपनीज़ को ज़्यादा उस पे ट्रस्ट होता है, ठीक है? और वो देखता है कि यार किसी भी तरह जो है कंपनी जो है वो प्रोडक्ट्स को भी देख के या उसमें जो जितने भी प्रेफ़रेंस चेंज होते रहते हैं ना, तो वो खामख़ा कस्टमर के रिलेशन के मुताबिक करते हैं और स्टेक होल्डर। अच्छा मुझे ये बताइए जिस तरह मैंने पहले भी वज़ाहत किया था प्रीवियस सेमेस्टर में, शायद अबू ज़र आपको याद हो और दूसरा क्या है मैं नाम भूल गया हूँ आपका? Garnen. जी, ज़ुल्करनैन। ज़ुल्करनैन लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि स्टेक होल्डर क्या है और स्टॉक होल्डर क्या है। थोड़ा-सा मुझे ये बताइए कि स्टेक होल्डर्स का क्या मतलब है और स्टॉक होल्डर्स का क्या मतलब है? जी बताइए। सर स्टेक होल्डर में हमारे पास इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स और ये सप्लायर्स वगैरह आते हैं। ठीक है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड। ये इसलिए हम इन्वेस्टर में मतलब इस अप्रोच में हम दोनों को क्यों देखते हैं? क्योंकि जब आप कंपनी की रेटिंग बढ़ाते हैं, कंपनी की सर वैल्यू इसमें को बढ़ गवर्नमेंट भी आती है ना। जी, जी, गवर्नमेंट क्योंकि स्टेक होल्डर्स में ऑल अदर्स आते हैं, उसमें आपके एम्प्लॉइज़, स्टॉक जी होल्डर सर। सारे वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। व्हेयरएज़ अगर आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिए तो सबका इन्हिसार इस पे है। वो क्यों? अगर एक सोसाइटी में आपका ऑर्गनाइज़ेशन अच्छा परफॉर्म मतलब पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है या कुछ और मसला आ रहा है, तो वो आपका जो एथिकल स्टैंडर्ड तो खराब हो गया ना। एथिकल स्टैंडर्ड क्यों खराब हुए? क्योंकि आप जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आप एनवायरनमेंट को और भी तबाह कर रहे हैं ना। तो ये भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा एक चैलेंज होता है जो आप इसको आप कभी-कभी आपको स्वॉट एनालिसिस में मैंने बताया था कि ये एक किस्म का थ्रेट थ्रेट क्यों है? क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन की रेटिंग को कम करता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को प्रीमियम वैल्यू को बढ़ाने के लिए वो नहीं होता शुमार क्योंकि वो कम हो जाता है। वो आपका ऑर्गेनाइजेशन की रेटिंग कम हो जाती है, तो आपकी स्टॉक वैल्यू आपकी जो है वो कम हो जाती है। तो आप किसी तरह अपने स्टेक होल्डर्स को भी देखते हैं और अपने कस्टमर्स को भी देखते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि कस्टमर जब एथिकल स्टैंडर्ड्स को देखता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की किस पॉलिसी को ज़्यादा तरजीह देता है? जी। सॉरी सर, जी, आप फिर से जरा मैं दोबारा इसमें। बताता हूँ। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर देखता है कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है या अच्छा है, तो वो एथिकल स्टैंडर्ड में किस पॉलिसी को ज़्यादा तरजीह देता है? सर एम्प्लॉय। लॉयल्टी और हॉनेस्टी। ये तो हो गया, ये तो लॉयल्टी। सर सेकंड एम्प्लॉयज परफॉर्म। नहीं एम्प्लॉइज़ तो वो खैर कस्टमर वो इस तरह नहीं है कि वो डायरेक्ट आपका अब एक बंदे का एक तरफ से होगा, दूसरे बंदे का वो मुख्तलिफ राय होती है। लेकिन जब आप उसमें ये देखते हैं कि यार एक एम्प्लॉयी का सॉरी कस्टमर का आप ऑर्गेनाइज़ेशन में क्या उसमें आपको प्रीमियम वैल्यू की बात जब हम करते हैं, कि यार उसको आप क्या दे रहे हैं, ठीक है? एक प्रोडक्ट के साथ आप क्या दे रहे हैं, सर्विसेज़ क्या दे रहे हैं? और साथ-साथ में आप ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइज़ेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हार्मफुल तो नहीं है। कैसे? हार्मफुल तो नहीं है ना? यस, क्योंकि वो सोसाइटी को नुकसान तो नहीं यस दे सर। रहा ना एक चीज़। आप उसमें इकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी देखते हैं कि यार उसमें वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है। इकोलॉजिकल अगर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर होगा, ये है एथिकल बिहेवियर एंड हियर वी हैव गॉट हियर इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल का क्या मतलब है कि एनवायरनमेंट को तो कोई मसला नहीं है उससे। इकोलॉजिकल का क्या मतलब है कि एनवायरनमेंट का उससे कोई मसला तो नहीं है। थोड़ा-सा वेट करिए स्टूडेंट आए हैं रिपोर्ट के साथ।
अच्छा, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सॉरी। अच्छा, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया। जी, आप सुन रहे हैं आप लोग? जी सर, जी सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो उसमें हमने ये देखी कि यार आप जब भी सेल्स की बात करते हैं या एम्प्लॉयज़ की, वॉलंटियर एनवायरमेंटल ग्रुप्स की बात करते हैं या जितने भी आपके और चीज़ें हैं जो आप देख लें, अगर आप इसमें इकोलॉजिकल फैक्टर्स को उठा लें, तो अगर आप सोसाइटी को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो ये भी आप देखते हैं, ठीक है? तो सोसाइटी को देख के आपने जो है एक एथिकल स्टैंडर्ड बनाना है कि यार हमने आगे जब चलना है तो सोसाइटी को उससे कोई मसला ना हो, ठीक है? अगर आप बिज़नेस में देख लें, तो जितने भी आपकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन कस्टमर के साथ बनती हैं, तो उसमें आप कस्टमर की सैटिस्फैक्शन की बात करें, ये तो आपको नॉर्मली पता होगा। मार्केटिंग में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि कस्टमर सैटिस्फैक्शन इज़ वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ एनी मार्केटिंग, ठीक है? जब आप मार्केटिंग की बात करते हैं, तो सैटिस्फैक्शन लेवल ऑफ कस्टमर जो है, वो पहले तरजीह पे आ जाता है। अगर आप पहले कॉटलर बुक को उठा लें, तो उसमें जो है ये ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि कस्टमर इज़ द बॉस ऑफ मार्केट। या कभी-कभी कहते हैं कि कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट। अगर वो कोई भी गलत बात भी करे तो री-रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट कि कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट। वो क्यों? क्योंकि ये कस्टमर, अगर आप मार्केटिंग अच्छी हो तो आप ज़्यादातर कस्टमर को तरजीह ज़्यादा देंगे, ठीक है? अब आते हैं थोड़ा-सा आगे देखते हैं कि हमारे पास ठीक है, एथिक्स कैसे कंट्रीब्यूट करता है प्रॉफिट में? एथिक्स कैसे कंट्रीब्यूट करता है प्रॉफिट में? अच्छा, ये तो आपको नॉर्मली अंदाज़ा किया गया होगा आप लोगों को, ठीक है? अंदाज़ा हुआ होगा कि आप प्रॉफ़िट जो है आप ऑर्गेनाइज़ेशन की अ, ऑर्गेनाइज़ेशन का जब एक एथिकल कल्चर ना हो, तब वो आपका फाइनेंशियल परफ़ॉर्मेंस भी अच्छा ना हो। वो क्यों? क्योंकि जब आप ग्रेटर रिसोर्सेज़ की बात करते हैं, स्टाफ साइज़ की बात करते हैं, तो उसमें एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो आप उसको जो है बताते हो कि आप कैसे अपने कस्टमर को वैल्यू करते हैं, अपने एम्प्लॉइज़ को कैसे वैल्यू करते हैं, फिर ट्रस्ट, फिर पब्लिक का कंसर्न क्या है? पब्लिक का मतलब ये है कि आपके जितने भी और लोग हैं, आपके ऑर्गेनाइज़ेशन को देखते रहते हैं, तो वो पब्लिक में आ जाते हैं। फिर उसमें आपका एथिकल कंडक्ट क्या है कस्टमर के लिए, और फिर आप उसमें कॉम्पिटिटिव पोज़ीशन कैसे बनाते हो, ठीक है? तो ये सारा के सारा जो है आपका डिपेंडेंट है एथिक्स पे। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ प्रॉफ़िट कर रहे हो, लेकिन आपका जो है ऑर्गेनाइज़ेशन में एम्प्लॉइज़ का एथिक्स जो है वो थर्ड क्लास है, ठीक है? आपने जो है वो बिल्ड अप करना है, और उसके साथ-साथ जो है आपने परफ़ॉर्मेंस और प्रोडक्ट इनोवेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ानी है, ठीक है? और अभी जो है मैं एक ब्रेक लेता हूँ। आप लोग जो है एक 10-15 मिनट के बाद जो है हम दोबारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जो है मैं एक रिकॉर्ड जो है वो पॉज़ करता हूँ, और आप लोग जो है थोड़ा-सा 10-5 मिनट वो करें, ठीक है?